रीयूनियन आईएएस पे सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग यूपीपीसीएस मेंस देते हैं, बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, तो उसमें जो है एक टॉपिक रखा गया है राजनीतिक समाजीकरण। तो ये जो राजनीतिक समाजीकरण है उसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं बताया कि जो आईएएस का सिलेबस है मिलता जुलता ही यूपीपीसीएस और बीपीएससी का सिलेबस है, लेकिन कुछ टॉपिक अलग है। तो मैं बताया था कि जो लोग भी वीडियो लेकर पढ़ रहे हैं या जो लोग भी आगे पढ़ेंगे, उसमें जो है मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहूँगा और अलग से भी जो है उसका बुकलेट भी है, नोट्स का अलग से वीडियो भी अन्य बना हुआ है। तो क्योंकि पेपर का जो सिलेबस है यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का, उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो उसको मैं पढ़ाता रहूँगा। तो उसी में एक टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, प्रकार क्या है, इसके कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन से साधन हैं, इसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, क्या इसका महत्व है और समस्या सहित मूल्यांकन। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे समझिए कि व्यक्ति, हम लोग जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पशु की भांति लोग जन्म लेते हैं, तो एक तरह से पशु और हमारे में कोई अंतर थोड़ी नहीं होता है। हम लोग जो है पशु की भांति ही असभ्य रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, पाशविक रहते हैं। तो मनुष्य जो है इस पाशविक जो स्वभाव है, जो पाशविक स्वभाव है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है और हम लोग जो है मनुष्य बनते हैं। जैविक प्राणी से मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है, उसी को हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है मानव के सीखने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी बनता है। भाई अरस्तु भी तो कहता था कि मानव सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के जीवन में जो है वो देखा जाए तो समाज और राज्य दोनों का स्थान है। अब यहाँ पर व्यक्ति जो है कैसे समाजीकरण से सीखता है, तो मैंने बताया कि समाजीकरण का मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है मानव बनता है, वो समाजीकरण है। अब बस उसी में राजनीतिक पहलू को मिला दीजिए कि राजनीतिक समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है राजनीतिक व्यवस्था को सीखता है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानता है। इसका हुआ कि राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जो राजनीतिक संस्कृति है उसको हम लोग बनाए रखते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, राजनीतिक मूल्यों को सीखते हैं, कहीं न कहीं जो है राजनीतिक क्रियाविधि को सीखते हैं। तो ये जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग जो है राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण कहते समय हम लोग दिमाग में आना चाहिए कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है व्यक्ति जो है जो राजनीतिक संस्कृति है, जो राजनीतिक मूल्य है, राजनीतिक जो पहलू है, उसको जो प्राप्त करता है, जो सीखता है, जाने अनजाने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो यही जो सीखने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग जो है राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अब आपने पहले सामान्य रूप से समझाया, फिर दो चार जो परिभाषा है वो भी लिखना चाहिए। जैसे आमंड और पावेल, तो आमंड पावेल ने जो परिभाषा दिया था कि राजनीतिक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, व्यक्तियों को राजनीति में जो है वह दीक्षित करते हुए राजनीतिक विचारों का निर्माण होता है। ये मान लीजिए परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक दो परिभाषा वैसे होना चाहिए। जैसे एक विचारक है पीटर एच मर्कल, तो पीटर एच मर्कल ने भी कहा कि राजनीतिक समाजीकरण जो है राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा व्यवहार प्रतिमान और राजनीतिक अभिवृत्तियों को प्राप्त करना है। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक न्यू मेयर विचारक है, तो न्यू मेयर ने भी लिखा एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने का नाम ही समाजीकरण है और एक व्यक्ति का राजनीतिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होने का नाम ही राजनीतिक समाजीकरण है। तब देखते हैं किस तरह से दो चार परिभाषा लिख देंगे, उसकी व्यवस्था को समझा देंगे, राजनीतिक समाजीकरण है क्या। अब मैं बता कि देखिए राजनीतिक समाजीकरण, अब इसका मान लीजिए विशेषता लिखना है, तो विशेषता लिखना है तो ऐसे समझिए। अब देखिए इस परिभाषा में
ज्यादा नहीं, लेकिन आमंड की परिभाषा, मर्कल की परिभाषा या डेविड स्टर्न की भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। डेविड स्टर्न ने भी कहा था कि राजनीतिक समाजीकरण जो है ऐसा विकासकारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है राजनीतिक अभिमुखीकरण और व्यवहार का प्रतिमान अर्जित करता है। लिखने को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी प्रकार से मैं बताया कि जो विशेषता है, जो विशेषता आप लिखेंगे तो उस विशेषता में जो है राजनीतिक समाजीकरण जो पहलू है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राजनीतिक पहली विशेषता क्या हुआ कि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ व्यक्ति जो है सीखता ही रहता है। तो एलन बाल ने अपनी किताब में लिखा था कि राजनीतिक समाजीकरण ऐसी विधि है, ऐसा एक प्रभाव है जो जीवन पर्यंत जो है निरंतर रूप से चलता रहता है। दूसरी जो विशेषता है इसकी, जैसे मान लीजिए सब करिए, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो है प्रत्येक राजनीतिक समाज में पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन फाइंड एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी। एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी का मतलब यह है कि जहां पर लोकतंत्र है वहां पर भी राजनीतिक समाजीकरण पाया जाता है। जहां पर जो है सर्वाधिकारवाद है, तानाशाही है, वहां पर भी पाया जाता है। लोकतंत्र में ज्यादा पाया जाएगा, सर्वाधिकार की प्रक्रिया जो है थोड़ी सी तानाशाही में कम होगी। तीसरी जो विशेषता इसकी है कि राजनीतिक समाजीकरण जो है राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है। अब राजनीतिक संस्कृति का क्या मतलब है कि ऐसे मूल्य, ऐसे विचार, ऐसी भावना, ऐसी संवेदना जिसके माध्यम से जो है राजनीतिक व्यवस्था सुचारू पूर्वक चलती है, ऐसे मूल्यों के समुच्चय को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है, पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। तब देखते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज रिलेटेड विद पॉलिटिकल कल्चर। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक जो समाजीकरण है राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने का कार्य करता है, राजनीतिक संस्कृति को बदलने का कार्य करता है, राजनीतिक संस्कृति को उत्पन्न करने का कार्य करता है। और चौथी विशेषता इसकी है, मैं अभी बताया कि राजनीतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी को संचालित करता है। इसका मतलब यह हुआ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यू इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब यह है कि अगली पीढ़ी को जो है वो देखा जाए तो ट्रांसफर करता है। एक प्रकार से ऐसा प्रोसेस जिससे जो है राजनीतिक मूल्य जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। चौथी विशेषता देखिए, जिसे आप देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति जो है स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों स्वरूपों में होने वाली प्रक्रिया है। ये लेटेंट भी हो सकता है, मैनिफेस्ट भी हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे सकता है, गोपनीय रूप से भी हो सकता है। अब फिर मैं बताया कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण जो है एक व्यवस्था है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति का रुझान किसी राजनीतिक व्यवस्था में है तो उस तरह की प्रक्रिया वो सीखता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण जो है राजनीतिक सहभागिता है। राजनीतिक भर्ती को जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से राजनीतिक भर्ती प्रयास करता है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं बताया कि जो राजनीतिक समाजीकरण होता है उसमें जो राजनीतिक मूल्य है, जो आस्थाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो विचार हैं, वो तो बनता ही है। साथ ही में बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण भी होता है। व्यक्ति किसी राजनीतिक जीवन के प्रति, राजनीतिक विचारधारा के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल जो है दृष्टिकोण रखता है। तो ऐसे करके विशेषता लिखेंगे। अब देखिए जो प्रकार है इसमें जो है दो ही प्रकार आते हैं। एक तो जो है प्रकट राजनीतिक समाजीकरण, प्रकट राजनीतिक समाजीकरण। प्रकट राजनीतिक समाजीकरण का मतलब यह है मैनिफेस्ट पॉलिटिकल कल्चर। और दूसरा होता है लेटेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो देखिए ये प्रकट और दूसरा होता है अप्रकट। तो प्रकट का मतलब ये होता है कि जब राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जानकारी या मूल्य स्पष्ट रूप से हम लोग के पास आती है। मतलब कि ऐसे समझिए
कि हम लोग जो है जब उसको प्रकट रूप से सीखते हैं, जो राजनीतिक मनोवृत्ति बन रही है उसको हम लोग जब दृश्य स्वरूप में देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, समाचार पत्र पत्रिका है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके माध्यम से जो है जब हम लोग का कोई विश्वास डेवलप होता है, कोई मूल्य डेवलप होता है, तो इसको हम लोग जो है प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं, मैनिफेस्ट जो है पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। अमन पावल ने जो है इसको समर्थन किया और अमन पावल ने अपनी किताब में लिखा कि प्रत्यक्ष और प्रकट जो राजनीतिक समाजीकरण है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो मूल्य है, भावना है, उस मूल्य भावना का जो है संचारण करता है। तो टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से संचारण होता है। और अप्रकट का मतलब कि उसका विपरीत कर दीजिए, अप्रकट का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जैसे परिवार है या मान लीजिए रोजगार का अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, इस तरह की चीजें जो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को जो है सिखाती हैं। वैसे तो प्रकार में जो है दो प्रकार और भी माना जाता है, अमन पावेल ने दो प्रकारों को और स्वीकार किया है। होमोजीनियस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो बात करता है कि जो हम लोग आपस में परस्पर सहयोग करते हैं, आपस में विश्वास करते हैं, तो सहयोग के माध्यम से भी कुछ चीजों को हम लोग सीखते रहते हैं। और एक प्रकार उसने और भी किताब में लिखा है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि बाधित राजनीतिक समाजीकरण। बाधित राजनीतिक समाजीकरण का मतलब यह है कि हम लोग जैसे मान लीजिए अविश्वास का वातावरण है, किसी चीज पर चर्चा करते हैं, कोई व्यक्ति अपना तर्क देता है, हम संतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, इस तरह से भी हम लोग सीखते रहते हैं। अब देखिए ये जो सीखने की प्रक्रिया है इसी से जो है साधन बनता है। साधन का मतलब यह है कि हम लोग जो है एक प्रकार से कह सकते हैं, भाई ऐसे समझिए दिमाग में कि कौन सीखता है। मैं कहूं कि कौन सीखता है, कौन सीखता है तो व्यक्ति सीखता है। अब व्यक्ति सीखता है तो क्या सीखता है, क्या सीखता है? तो मैं बताया कि राजनीतिक मूल्य सीखता है, मानक सीखता है, संस्कृति सीखता है, दृष्टिकोण को जानता है। किससे सीखता है? भाई मैं कहूं कि किससे सीखता है तो किससे सीखता है तो बताइए। अभी बताया कि समाज में जो बहुत सारे साधन हैं उससे सीखता है। किन परिस्थितियों में सीखता है, क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति में सीखता है? तो कुछ स्वाभाविक रूप से सीखता है, कुछ अस्वाभाविक रूप से सीखता है, कुछ चेतन स्वरूप में, कुछ अचेतन स्वरूप में सीखता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मैं कहूं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो भाई हम लोग सब नागरिक बनते हैं। राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति को जो है वो देखा जाए तो स्वीकार करते हैं, उससे हम लोग सब नागरिक बनते हैं। तो यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। और जो अभिकरण है उसमें देखिए हमें कहते हैं कि जैसे अभिकरण की बात करिए तो इसमें जो है सबसे बड़ा अभिकरण तो परिवार है। क्योंकि व्यक्ति, अरस्तु भी तो कहता था कि परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। हम लोग सबसे पहले यहीं पर सीखते हैं। पहली कड़ी तो परिवार ही होता है जहां पर हम लोग सीखते हैं। और दूसरी कड़ी है जैसे मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिक्षण संस्थान है, वहां पर सीखते हैं। तीसरा चीज होता है, अभी मैं बताया कि जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उन पे जब हम काम करते हैं तो उनके अनुभव से भी हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग मान लीजिए मत दिया जाता है तो जब मताधिकार का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उस समय जो माहौल बनता है, जो वाद विवाद चलता है, उससे भी हम लोग सीखते हैं। और अभी मैं बताया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम लोग जो है जो संचार के साधन है उससे भी सीखते हैं, राजनीतिक दलों से भी सीखते हैं, दबाव समूह, हित समूह से भी सीखते हैं, सरकार की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग जो गवर्नमेंट है उसमें जो पेपर पत्रिका में चीजें निकलती है उससे भी सीखते हैं। अब आजकल देखिए कविता, कहानी, तमाम जो चीजें आती हैं, तो साहित्य भी जो है वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का एक साधन हो गया है। जैसे धर्म है तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो धर्म का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तो धर्म का राजनीति पर जब प्रभाव पड़ता है तो उससे भी हम लोग कुछ सीखते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था से हमारा सीधा संपर्क भी तो होता है। राजनीतिक व्यवस्था से सीधा संपर्क का मतलब कि हम सरकार की आलोचना करते हैं या सरकारी पद पर कार्य करते हैं, या मान लीजिए कोई आंदोलन चलता है, कोई जेल यात्रा चल रहा है, इस तरह की जो प्रक्रिया समाज में चलती है उससे भी हम लोग सीखते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वह समूह हो, चाहे स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो,
राजनीतिक प्रतीक हो। राजनीतिक प्रतीक का मतलब जो पॉलिटिकल सिंबल है, हम कहते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस उस दिन जो मान लीजिए भाषण हो रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, उससे भी हम लोग सीखते हैं। मैं बताया कि जनसंपर्क के जितने भी साधन है, रोल ऑफ मास मीडिया जो है, उससे भी हम लोग सीखते रहते हैं। तो ये सब इसके साधन है। देखिए, निर्धारक तत्व का मतलब होता है सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। दूसरा चीज होता है निर्धारक तत्व में कि राजनीतिक समाज का जो है वो देखा जाए तो ओरिएंटेशन कैसा है, उसको अभिमुखीकरण कहा जाता है। ओरिएंटेशन कैसा है तो वो भी एक निर्धारक तत्व होता है। जो हमारा राजनीतिक समाज है उसका आदर्श क्या है, नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है। यदि सकारात्मक है तो हम लोग जल्दी जल्दी सीखते हैं, यदि नकारात्मक है तो जल्दी नहीं सीखते हैं। जनसंपर्क की व्यवस्था कैसी है, टीवी में जो खबर आता है वो कितना सही है। मान लीजिए हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, तो मान लीजिए यदि टीवी वाला समाचार नहीं सुनेगा, पेपर में समाचार नहीं लिखा जाएगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे। हमारी राजनीतिक संस्कृति कैसी है, तो ये सब इसके निर्धारक तत्व है। अब मैं बताया कि ये जो निर्धारक तत्व है, अब जैसा महत्व देखिए, ये बताइए किसी भी देश में जो है राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया चलती है, उस राजनीतिक समाजीकरण से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आता है, व्यक्ति राजनीतिक प्राणी बनता है, व्यक्ति जो है वह राजनीतिक पहलुओं को समझने का प्रयास करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो है वो देखा जाए तो जो राजनीतिक जो संस्कृति बनती है, जो बदलाव आता है, उससे समाज में परिवर्तन भी होता है। और तीसरा चीज है कि समाज हमारा आधुनिक बनता है। जो राजनीतिक समाज है, राजनीतिक समाज का आधुनिकीकरण का आधार क्या है, राजनीतिक समाजीकरण, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही हमारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलता है और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देता है। तो राजनीतिक व्यवस्था का जो विकास है, जो कार्य क्षमता है, वो राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को राजनीति से जोड़े रखने का जो साधन है वो राजनीतिक समाजीकरण है। तो राजनीतिक समाजीकरण एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीति के प्रति जो है व्यक्ति की जो उदासीनता है उसको दूर करने का प्रयास करता है, राजनीति के प्रति लगाव पैदा करता है। व्यक्ति का जो राजनीतिकरण है, राजनीतिक जो भर्ती है, जो सहभागिता है, ये राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और जो राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक व्यवस्था में बताया कि परिवर्तन भी लाता है, तो नव निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका भी आधार माना जाता है। तब देखते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये तमाम तरीके से, चाहे वो लोकतंत्र को मजबूत करना हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति बनाना हो, चाहे सभ्य नागरिक बनाना हो, उसमें जो है राजनीतिक समाजीकरण का योगदान रहता है। अब मैं बताया कि राजनीतिक समाजीकरण की समस्या भी तो होगा। भाई समस्या क्या होगा, समस्या सबसे बड़ा ये है, इसमें दो तरह के कारक होते हैं। एक तो सोशल फैक्टर होता है और एक नॉन सोशल फैक्टर होता है। सामाजिक कारक का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए परिवार में व्यक्ति सीखता है शैशवावस्था में, यदि मान लीजिए परिवार में इस तरह का पहलू नहीं होगा तो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया कमजोर पड़ेगी। किशोरावस्था है तो उसमें क्या परिस्थिति है, देश का क्या वातावरण है, सांस्कृतिक जो प्रभाव है, तो ये सब जो चीजें हैं वो यदि अच्छी नहीं होंगी तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी। और फिर जो असामाजिक कारक है उसमें मान लीजिए वंशानुगत, जैसे पारिवारिक व्यवस्था चल रहा है, अब जातिवाद है, राजनीति में जातिवाद है, तो परिवार से ही तो व्यक्ति सीखता है। जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उससे भी हम लोग जो है वो देखा जाए तो सीखते हैं। तो वो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए तभी हम सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक समाजीकरण जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैं बताया चार महत्व आपको याद रखना है कि राजनीतिक समाजीकरण जो है राजनीतिक संस्कृति का संचरण संभव करता है, राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करता है, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व लाता है, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाता है, अच्छे नागरिक के निर्माण में जो है वह भूमिका अदा करता है, सभ्य नागरिकों का निर्माण करता है। और फिर राजनीतिक प्रणाली को जो वैधता प्रदान किया जाता है,
प्रोवाइड लेजिटमेसी टू द पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये वैधता प्रदान करने का काम भी जो है वह राजनीतिक समाजीकरण का है। इस तरह से देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रकार से राजनीतिक विकास का माध्यम हो गया। राजनीतिक समाजीकरण कह सकते हैं कि हमको नागरिक बनाने का माध्यम हो गया, लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम हो गया। तो ये आप लोगों के यहाँ जो है एक साथ नोट्स आता है, तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। और जो लोग भी जो है बीपीएससी या यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं, चाहे आईएएस का मेंस देना है, तो वो लोग जो है वो पेन ड्राइव से कोर्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ऑफलाइन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो है जो मटेरियल है उसको कोरियर से भेजते हैं और पेन ड्राइव आपका जाता है। सभी लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।